Everyone, welcome back on Civil Service PT channel. So everyone, विजन PT 365 पॉलिटी की मैगजीन का ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हम लोग केंद्र राज्य संबंध से स्टार्ट करेंगे। एवरीवन, अगर अभी तक आपने PT 365 मैगजीन परचेज नहीं किया है या डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ अपने पास इसको जितना जल्दी हो सके रख लो, क्योंकि ये आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी इसको आप कवर कर सकते हैं। अगर आपने पिछले 12 महीने में करंट अफेयर के डेली रूटीन के तौर पर अगर कवर करंट अफेयर को नहीं किया है तो भी ये मैगजीन काफ़ी रिलेवेंट हो जाती है यूपीएससी सीएससी के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 है ये, केंद्र राज्य संबंध से हम लोग शुरू कर रहे हैं पार्ट नंबर 3। बाकी पिछला जो पार्ट है आप उसको चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। राज्यपाल की भूमिका पहला टॉपिक है। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में केरल, तमिलनाडु और पंजाब में लंबित विधेयकों को लेकर अपने अपने राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। राज्यों के द्वारा राज्यपाल के पद के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है, क्या कहते हैं? विधेयकों के संबंध में विकल्प की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल से सहमति लेना अनिवार्य है। आर्टिकल 200 याद रखना, आर्टिकल 200 आप प्लीज़ नोट डाउन कर लो। आर्टिकल 200 जो है वो कहता है किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल से सहमति लेना अनिवार्य है। इस संबंध में राज्यपाल को कुछ विशेष विकल्प दिए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। राज्यपाल को जो प्राप्त शक्तियां हैं क्या है? विधेयक को सहमति देना, ओके, विधेयक कानून बन जाता है। विधेयक पर सहमति को रोकना, विधेयक कानून नहीं बनता है। जितनी जल्दी हो सके विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधायिका को लौटा देना। यदि विधेयक को सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। आप समझना, पहला तो है कि विधेयक को अगर सहमति राज्यपाल दे देते हैं तो वह विधेयक कानून बन जाता है। विधेयक पर सहमति को अगर रोक लेते हैं तो विधेयक कानून नहीं बन पाता है। ठीक है, अगर वो विधेयक को क्या करते हैं कि पुनर्विचार के लिए वापस करते हैं सदनों के लिए, जो कि विधानसभा है और विधानमंडल है, अगर वापस करते हैं तो विधेयक को जो सदन है अगर दोबारा लाती है या तो उसमें संशोधन करके लाए या बिना संशोधन का फिर से अगर पारित करके लाती है तो राज्यपाल के समक्ष अगर अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल इस बार अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ओके, संविधान में ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना होता है। ये केवल जितनी जल्दी हो सके जोर देता है। तो ये भी आप प्लीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप मैटर याद रखना, ठीक है, कि कितने समय में वो वापस करेंगे नहीं करेंगे ये समय सीमा निर्धारित नहीं है, बशर्ते जितनी जल्दी हो सके उस पर जोर दिया जाता है कि आप इस पर अपना निर्णय सुनाओ, हाँ में या ना में। ओके, चलिए, राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर, इसको प्लीज़ आप याद रखना। आर्टिकल 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 155, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 161, राज्यपाल के पास दंड को क्षमा करने, परिहार, लघुकरण आदि का शक्ति होगा। आर्टिकल 163, राज्यपाल को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। हालांकि इस अनुच्छेद में यह भी उल्लेख है कि संविधान या उसके अधीन राज्यपाल में जहां उपेक्षित है उन मामलों पर अपने विवेकानुसार अपना कार्य करेगा। तो आर्टिकल 153 इम्पॉर्टेंट है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर मंत्रिपरिषद जो सहायता करती है, तो ये भी आप याद रखना। हालांकि ये जो आर्टिकल है ना 153, 154, 155, 161, 163, 164, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने शॉर्ट नोट्स में आप प्लीज़ मेंशन करो। ठीक है, चलिए, आर्टिकल 164, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ओके, तो याद रखना, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है या मुख्यमंत्री के सलाह पर जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 164 के अनुसार होता है। अनुच्छेद 200
13 राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। याद रखना, जो अध्यादेश जारी किया जाता है, अध्यादेश तब तक लागू होता है जब तक कि उसके एवज में कोई कानून न बना दिया जाए। ओके। आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। ओके। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। साथ ही साथ जो जिला न्यायालय होता है, जिला न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के जज के सलाह पर राज्यपाल करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने पिछले पार्ट में इस पर भी चर्चा कर लिया है, तो इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल से संबंधित न्यायिक निर्णय। रमेश सिंह वाद 1974 सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने या उसे राज्य विधानमंडल को लौटाने समय अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है तो उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नवाब रेबियावाद 2016। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि यदि राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या शक्ति से परे अपने विवेक का प्रयोग करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि यदि राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या शक्ति से परे अपने विवेक का प्रयोग करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, अब यहाँ पर क्या मामला है, क्वेश्चंस आता कैसे है। देखिए यहाँ पर रमेश सिंह वाद 1974, नवाब रेबियावाद 2016। ओके, तो इस हिसाब से क्वेश्चंस अरेंज कर, एक साइड वाद कर देगा, एक साइड उसके ईयर कर देंगे। अब आपको पूछेगा कि कौन सा वाद किस ईयर में आया था। ओके, तो थोड़ा सा आप ऐसे इसको मैटर को याद रखना। हालिया निर्णय की बात करें तो पंजाब राज्यवाद 2023। यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का निर्णय लेता है तो राज्यपाल को उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेजना पड़ेगा। ऐसे विधेयक को राज्यपाल के पास अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता। याद रखना, जो पंजाब राज्यवाद 2023 है, यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का निर्णय लेता है तो राज्यपाल को उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेजना पड़ेगा। ऐसे विधेयक को राज्यपाल के पास अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता। ठीक है, हालांकि ये कोई मेंशन नहीं कि कितने समय तक रखना है, कितने समय के बाद उसको निर्णय दे देना है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आपको अगर निर्णय नहीं दे तो जितना जल्दी हो सके उसको वापस करो, ताकि उसको संशोधन करके या जो भी उस पर बदलाव करके वापस लाए पास कराने के लिए विधेयक को। ठीक है। उपकुलपतिवाद 2023। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी सांविधिक क्षमता के कार्य करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप याद रखना। तमिलनाडु राज्यपालवाद 2023। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और राज्यपाल के पास भेजता है और राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता। ये भी आप याद रखना। तमिलनाडु राज्यपालवाद 2023 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्यपाल राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और राज्य विधानमंडल उस विधेयक को पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है, तब राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता। यानी कहने का मतलब है, कोई विधेयक आपके पास है, वो विधानमंडल के द्वारा आया, जहाँ पर एक सदन है, यानी जहाँ विधानसभा है से विधानसभा से आएगा, जहाँ विधानसभा विधानमंडल है तो दोनों जगह से पास कराना होता है किसी मैटर, किसी मामले को। अगर वो राज्यपाल के पास आता है, राज्यपाल अगर उस पर हामी नहीं भरते हैं, अगर उसको वापस करते हैं कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें सही नहीं है, कुछ उसमें और संशोधन किया जाए, फिल्टर किया जाए, बदलाव किया जाए, दोबारा अगर विधानमंडल मिलकर वापस उसको लाते हैं तो आप राष्ट्रपति के लिए उसको आरक्षित नहीं रख सकते हो, संरक्षित नहीं रख सकते हो, उसको आपको पास करना होगा, बाध्य हो जाओगे पास करने के लिए। ओके, तो उपकुलपतिवाद 2023 और तमिलनाडु राज्यपालवाद 2023 ये आपको प्लीज़ याद रखना। ये तो दोनों हो गए करंट के मामला। ठीक है, बाकी स्टैटिक हो गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना, आर्टिकल 201। ओके, जस्ट वेट।
विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना आर्टिकल 201। राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे सकता है या सहमति को रोक सकता है। आपसे अगर पूछ लिया कि जो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के आरक्षित जो रखने का जो पावर है वो कहाँ से, तो आर्टिकल 201 याद रखना यह, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, सहमति दे भी सकता है, सहमति को रोक भी सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल को वापस लौटाने का निर्देश दे सकता है। ऐसा विधेयक यदि राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित होता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया जाता है। ओके, तो ये डिफरेंस आप याद रखना। अगर राज्यपाल अपने जवाब को न दे करके, ठीक है, उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर देता है आर्टिकल 201 के तहत, ठीक है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, हाँ भी कह सकता है ना भी कह सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल को वापस लौटाने का निर्देश दे सकता है। ऐसा विधेयक यदि राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा संशोधन करके या संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित होता है फिर से, तो राष्ट्रपति के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया जाता है। पहला मामला। दूसरे में क्या था कि अगर राज्यपाल आरक्षित न करके अपनी सलाह को न दे करके हाँ या ना न कह के अगर बोलता है कि भाई इसमें कुछ बदलाव करो, कुछ फिल्टर करो, वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं करता है, सिर्फ अपने 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 बेसिस पे जवाब सवाल करता है, वापस करता है विधेयक को, और अगर राज्य दोबारा उस विधेयक को ला देता है तो फिर राज्यपाल उस पे हाँ कहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इन दोनों डिफरेंस को याद रखना। अगर वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है तो पहला तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है हाँ कहने के लिए, वह वापस भी कर सकते हैं। अगर दोबारा उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन का वापस फिर से वैसे ही पास किया जाता है तो राष्ट्रपति के विचार के लिए फिर से उसको आरक्षित किया जा सकता है। लेकिन अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को बिना विचार लिए अगर अपने बेसिस पे उसको वापस कर देते हैं और राज्य दोबारा उसको लाता है राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल उस पर सहमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये दोनों डिफरेंस प्लीज़ आप याद रखना। बाकी जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत में सहकारी संघवाद के महत्व को रेखांकित किया है। सहकारी संघवाद की अगर बात करें तो सहकारी संघवाद संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध को प्रकट करता है। साथ ही यह दर्शाता है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं है। सहकारी संघवाद की परिकल्पना की जाती है कि राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां सरकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेंगी, न कि अलग अलग। ओके, भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उपबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है 7वीं अनुसूची, यह सम अनुसंगिता के सिद्धांत के आधार पर संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का निर्धारण करती है। याद रखना, जो संविधान का जो 7वीं अनुसूची है वहाँ पर अनुसूचियों का जो समवर्ती सूची, संघ सूची, ओके, और राज्य है वहाँ पे चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं, ओके, सहकारी संघवाद के परिचायक हैं। एकीकृत न्याय प्रणाली सहकारी संघवाद का परिचायक है। जो एकीकृत न्याय प्रणाली है यह राज्यों के साथ साथ केंद्रीय कानूनों को भी लागू करने के लिए उत्तरदायी है। अंतर राज्य परिषद केंद्र और राज्यों के बीच साझा हित के विषय पर चर्चा एवं जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत इसके गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 261 के तहत उपबंधित पूर्ण विश्वास और पूर्ण मान्यता संबंधी खंड की बात करें तो इसके तहत प्रावधान किया गया है कि संघ और प्रत्येक राज्य के सभी सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाइयों को देश भर में पूर्ण विश्वास की मान्यता प्राप्त होगी। क्षेत्रीय परिषदों की बात करें तो इसकी स्थापना अलग अलग क्षेत्रों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने के लिए की गई। साथ ही इन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत सांविधिक निकायों के रूप में स्थापित किया गया है। अगर आपसे पूछ लेता है कि जो क्षेत्रीय परिषद, तो याद रखना इसको सांविधिक निकाय, ओके, इसको सांविधिक निकाय की दर्जा प्राप्त है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत इसकी स्थापना की गई है। जो
सहकारी संघवाद है। सहकारी संघवाद में वित्त आयोग का भी परिचर्चा है, वित्त आयोग भी परिचायक है सहकारी संघवाद का। अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी परिषद, यह जीएसटी की दरों, इसके कार्यान्वयन और तौर तरीके को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। सो सहकारी संघवाद का परिचायक जीएसटी परिषद भी है। ओके, सो प्लीज़ आप यहाँ से, अब वहाँ पे अगर पूछ लेता है कि सहकारी संघवाद, वहाँ पे ऑप्शन दे देता है कौन कौन सा है सहकारी संघवाद का वर्णन करता है, परिचायक है। तो याद रखना कि 7वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत न्याय प्रणाली, अंतर्राज्य परिषद, ओके, क्षेत्रीय परिषदें, वित्त आयोग, जीएसटी परिषद, ये सब जो हैं वो सहकारी संघवाद के परिचायक हैं। ओके, भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए जो उठाए गए कदम, सो 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद केंद्रीय कर राज्य में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया था। ओके, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन किया गया। सो उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय के तहत वित्तीय क्षेत्र के वेलआउट संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया। नीति आयोग भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। ये भी आपको याद रखना है कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग भी सहकारी संघवाद का परिचायक है। ओके, क्वेश्चंस यहाँ से भी बनाया जा सकता है, इसको अपने शॉर्ट नोट्स में प्लीज़ इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद पे बात करते हैं। सो असम और अरुणाचल प्रदेश ने दशकों से चल रहे अंतर्राज्यीय यानी देश के अंदर, अगर अंतर्राष्ट्रीय होता तो एक देश का अपने पड़ोसी देशों के साथ या किसी अन्य देशों के साथ, अंतर्राज्यीय यानी देश के अंदर। सो असम और अरुणाचल प्रदेश ने दशकों से चल रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, सो राज्यों के बीच जो विवाद का समाधान करने के तरीकों की बात करें तो न्यायिक निवारण, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आरंभिक अधिकारिता के तहत राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करता है। संविधान का अनुच्छेद 231 में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट को निम्नलिखित विवादों में आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होगी। किसमें? भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद है तो आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकती है। एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच अगर विवाद है तो भी आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है, न्याय की बात कर सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद है तो भी। तो याद रखना यहाँ पर जो आर्टिकल 131 है इसको प्लीज़ आप नोट डाउन करिए इंपॉर्टेंट के तौर पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों को समाधान करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने की शक्ति प्रदान करता है। परिषद की जो परिकल्पना राज्यों और केंद्र के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में की गई है। इसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं क्या क्या? राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हैं उनकी जांच करना और उस पर सलाह देना। कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ और एक या एक से अधिक राज्यों को साझा हित से संबंधित विषयों की जांच करना और उन पर विचार विमर्श करना। ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करना और विशेषतः उस विषय के संबंध में नीति एवं कार्यवाहियों के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करना। ओके, क्षेत्रीय परिषदों की बात करें तो क्षेत्रीय परिषदों के ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है। क्वेश्चन से यहाँ से भी पूछा जा सकता है। सो जो जोनल काउंसिल है, याद रखना जोनल काउंसिल यह एक वैधानिक निकाय है। ओके, यह वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य राज्यों एवं शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। केवल विचार विमर्श एवं सलाहकारी निकाय है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, यानी इसके जो फैसले होंगे वो बाध्य नहीं है, एक सलाहकारी निकाय है, एक सजेशंस के तौर पर रास्ता निकालता है। ठीक है, जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं भारत के
भारत में आज के तौर पर। अगर उत्तरी क्षेत्रीय परिषदों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, यह उत्तरी क्षेत्र परिषद के तहत आते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषदें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यह मध्य क्षेत्रीय परिषदें के तहत आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। जो दक्षिण क्षेत्रीय परिषदें हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। तो याद रखना भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, पूर्वी, पश्चिमी। आप तो चारों डायरेक्शन से याद कर लो कि एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक दाएं, एक बाएं वाला। लास्ट में एक है मध्य क्षेत्रीय परिषद। ओके, मध्य क्षेत्रीय परिषद के तहत कौन कौन से राज्य आते हैं? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राज्यीय जल विवाद। ओके, अंतर्राज्यीय जल विवाद, ठीक है। यहाँ पर क्या मामला है, बस इंपॉर्टेंट करने की बात करते हैं। अनुच्छेद 262, इस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णयन के लिए प्रावधान कर सकती है। याद रखना आर्टिकल 262। ओके, अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए संसद को निम्नलिखित 2 कानून बनाए। पहला क्या है? अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। इस कानून के अंतर्गत यदि एक राज्य सरकार जिसका किसी अन्य राज्य सरकार के साथ जल विवाद है तो वह विवाद को समाधान हेतु अधिकरण के पास भेजने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती है। दूसरा है नदी बोर्ड अधिनियम 1956। इस अधिनियम का निर्माण अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के विनियमन और विकास के लिए सरकार द्वारा नदी बोर्ड गठन किया गया था। तो याद रखना, पहला तो है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और दूसरा है नदी बोर्ड अधिनियम 1956। इन्हीं दोनों के द्वारा जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है उसका निपटारा किया जाता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्यों के मध्य का विवाद हो, चाहे राज्यों से राज्यों के मध्य का विवाद हो। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 262 सुप्रीम कोर्ट को अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद पर निर्णय देने से रोकता है। क्या आप ये कमेंटमेंट याद रखना, आपसे पेपर में यहाँ से कंफ्यूज करके पूछा जा सकता है। अब वहाँ पे तुरंत सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तो हर मामले में दखल दे सकता है, लेकिन गलत है। आर्टिकल 262 जो है सुप्रीम कोर्ट को अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद पर निर्णय देने से रोकता है। हालांकि अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है। यानी राज्य अगर चाहते हैं कि नदी बोर्ड अधिनियम 1956 या अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत फैसला किया जाए, ठीक है, तो इस फैसले के खिलाफ जो भी फैसला दिया गया है अनुच्छेद 136 जो कहता है सुप्रीम कोर्ट को इन अधिकरणों के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार देता है, ठीक है। लेकिन जब फैसला आ जाता है तब उसके अपील सुनने का अधिकार देता है। शुरुआती तौर पर जब शुरुआत होता है मामले का तब नहीं, क्योंकि आर्टिकल 262 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निर्णय से रोकता है। तो ये आपको दोनों का डिफरेंस याद रखना है। निर्णय आने के बाद आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है दखल देने का, शुरुआत में आर्टिकल 262 रोक देता है, ठीक है। तो इन मामलों को थोड़ा सा आपको मैटर करके चलना। अब ये क्यों मुद्दा आया है, क्या बात है, ठीक है, क्लियर। सो देखिए, सतलज यमुना लिंक जो है SYL, सतलज यमुना लिंक हरियाणा और पंजाब के बीच रावी और ब्यास नदियों के जल को साझा करने के लिए 214 किलोमीटर लंबी नहर है, जो कि सतलज यमुना जो लिंक है नहर का 122 किलोमीटर का हिस्सा पंजाब में और 92 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में निर्मित होना तय हुआ था। हरियाणा ने 1980 में सतलज यमुना लिंक नहर के अपने हिस्से का तो निर्माण पूरा कर लिया। इसके विपरीत पंजाब रिपेरियन सिद्धांतों के तहत जल के अनुपलब्धता का हवाला देकर इसे टालता रहा।
अब बात कहें कि जो रिपेरियन सिद्धांत है यह क्या है, सो इसके अनुसार किसी जल निकाय से सटी भूमि के स्वामी को ही निकाय के जल का उपयोग का अधिकार है, जिसको पाकर उन्होंने जो शेष नदी लिंक था उसका निर्माण उन्होंने नहीं किया था। उनका कहना था कि जल निकाय से सटी भूमि के स्वामी को ही उस निकाय के जल का उपयोग करने का अधिकार है। ओके, दूसरा है किचड़ा जल विवाद, इम्पॉर्टेंट है, इसी को पाकर मुद्दा करंट में आया हुआ है। ठीक है, 1969 में ISRW अधिनियम 1956 के तहत किचड़ा जल विवाद जो अधिकरण है, ठीक है, किचड़ा जल विवाद अधिनियम का गठन किया गया था। ओके, सो किचड़ा जो जल विवाद अधिनियम सेकेंड की स्थापना 2004 में किया गया। ओके, सो जो किचड़ा जल विवाद अधिनियम दूसरा जो है, जो कि 2004 में स्थापित किया गया, अविभाजित आंध्र प्रदेश को आवंटित किए गए कृष्णा नदी के जल को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच वितरित करने के संबंध में अपना निर्णय देगा। अब बात को समझना कि मामला क्या है, बात को समझना। जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ओके, तो देखिए जो कृष्णा नदी का पानी है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होकर बहता है। मामला को समझना है आप, जो कृष्णा नदी का जल है वह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर बहता है। टोटल हो गए 4 राज्य। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए हैं। जब पहले क्या था कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये टोटल 4 हो गए। पहले क्या था कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एक साथ थे, विभाजित नहीं हुए थे। तो ये जो नदी का पानी था टोटल 3 राज्यों में जाता था, अब ये विभाजित हो गए हैं। अब इनका अस्तित्व क्या हो गया है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रूप में ये अलग अलग हो गए। जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है दोनों अलग हुए। अब इनकी जो पानी हो 4 राज्यों में लगी जाने। ठीक है, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश का मानना है कि पानी का बंटवारा 4 राज्यों में होना चाहिए। बात को समझना, तेलंगाना का मानना है, आंध्र प्रदेश का मानना है कि जो पानी है, पानी का बंटवारा टोटल 4 राज्यों में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो महाराष्ट्र, कर्नाटक है, इनका मानना है कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। जो आंध्र प्रदेश है, वास्तविकता तो यह है कि तेलंगाना अलग हुआ है। तो पानी 3 राज्यों में जो विभाजित किया गया था जिस भी पैरामीटर पे, वही रहेगा पैरामीटर। आंध्र प्रदेश अपना हिस्सा देगा तेलंगाना को। बात को समझ में आया आपको? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होकर कृष्णा नदी का पानी बहता है, पहला स्टेप। ठीक है, आज के समय में विवाद यहाँ पर क्या खड़ा हुआ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए हैं। ठीक, तो अलग होने के बाद टोटल 4 राज्यों में विभाजित हो गए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश का मानना है कि पानी का जो बंटवारा है वह 4 राज्यों में होना चाहिए, न कि 3 राज्यों में। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक का मानना है कि भाई शुरुआत में तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पानी बंटता था, तेलंगाना तो अलग नहीं हुआ था आंध्र प्रदेश से। लेकिन अब जब अलग हो गया है तो पानी तीनों में ही बटेगा जिस मात्रा में जाता था। आंध्र प्रदेश अपने हिस्से का जो पानी हो तेलंगाना को दे। मामला यहाँ पर फंसा हुआ है, यही मामला करंट का मुद्दा बना। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो यही पूरा का पूरा मामला था। ठीक है, सो किचला की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली एक नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, अब बंगाल के खाड़ी में विलीन हो जाती है। थोड़ा सा कृष्णा नदी से भी जानकारी हमने यहाँ पर देख लिया, तो ये भी आपको याद रखना है। 2014 में तेलंगाना एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ। आंध्र प्रदेश तेलंगाना को जो कृष्णा जल विवाद अधिनियम में एक अलग पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए कह रहा है। इसके अनुसार मांग के तहत कृष्णा नदी के जल का आवंटन 3 के बजाय 4 राज्यों में
होना चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र और कर्नाटक का तर्क था कि तेलंगाना का निर्माण आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हुआ है, इसलिए जल का आवंटन आंध्र प्रदेश के हिस्से में होना चाहिए। तो ये मामला आप समझ जाओ कि क्या था। शुरुआत में 3 राज्यों में पानी का बंटवारा था, लेकिन हुआ क्या कि 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए। ठीक है, तो इसके विरोध में कहा गया कि भाई पहले 3 में था, तो जिससे अगला राज्य का जन्म हुआ है वो अपने हिस्से को पानी दे। ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश का मानना है कि नहीं, जब आज 4 राज्य अस्तित्व में है तो चारों को बराबर पानी जाना चाहिए। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पार्ट हमारा। मैं पार्ट 4 को भी यहाँ पे कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 4 यह है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका पे बात करते हैं। सुर्खियों में मामला है। हाल ही में न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र द्वारा अत्यधिक देरी के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को या तो उस नियुक्तियों को अधिसूचित करना चाहिए या विशिष्ट आपत्तियों का हवाला देते हुए उन्हें वापस भेजना चाहिए। उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति पे बात उठी है। न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कॉलेजियम प्रणाली के तहत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 के क्रमशः सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। याद रखना, भारत में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम प्रणाली से होती है। अब कहेंगे कि कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है? कॉलेजियम प्रणाली जो है, इसमें किसी भी राजनीतिक व्यक्ति विशेष का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसका जो भी होता है प्रोसीजर, इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यायाधीशों की उपस्थिति में सारा का सारा मामला निर्णय न्यायाधीशों के द्वारा कराई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में यह कहा जाता है कि कॉलेजियम सिस्टम के पालन करने से इस पे राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा नियुक्तियों पर या न्यायाधीशों पे। इसके विरोध में कहा जाता है कि जो कॉलेजियम प्रणाली है ये कहीं ना कहीं एक सीमित दायरा बनाती है कि जिसको चाहो उसकी नियुक्ति करो, जैसे चाहो वैसे करो। इसमें बाकी हस्तक्षेप, पारदर्शिता की भी बात कही जाती है, जबकि कॉलेजियम प्रणाली के पक्षकार कहते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली ही पारदर्शिता का परिचायक है। ओके, तो थोड़ा सा समझना, कॉलेजियम सिस्टम को साफ साफ ये समझो कि किसी बाहरी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति विशेष का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। न्यायाधीशों के नियुक्ति में सिर्फ और सिर्फ न्यायाधीशों की कमेटी के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कराई जाती है। ओके, चलिए। कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। यह निर्णय 1981, 1983 और 1998 में 3 जजेस केस में दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। इसमें शीर्ष न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। याद रखना, जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम की अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। साथ ही साथ उनके साथ अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश भी उपस्थित होते हैं उस कॉलेजियम सिस्टम के तहत। ठीक है, हाई कोर्ट कॉलेजियम में अध्यक्ष के संबंधित हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जबकि 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। यह कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को अपनी सिफारिश भेजता है। याद रखना, हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम होता है यह निर्णय ले लेता है, लेकिन जब हाई कोर्ट के नियुक्ति की बात आती है तो हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में जो अध्यक्ष होता है वह संबंधित राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मेंबर होते हैं उसके। ठीक है, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं जो कि मेंबर के तौर पे होते हैं, और यह जो निर्णय होता है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को अपनी सिफारिश भेजता है। संबंधित हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव की शुरुआत हाई कोर्ट कॉलेजियम जो सिस्टम है करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप डिफरेंस आप समझ गए कि जो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है और हाई कोर्ट का कॉलेजियम है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है में संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम का है संरचना, उसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, साथ ही साथ 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं संबंधित
सुप्रीम कोर्ट का। जो हाई कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम है, इसके तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश वहाँ पे शामिल होते हैं, और इनका जो भी निर्णय होता है फिर ये सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम को अपना निर्णय सुनाते हैं। ठीक है, चलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका। प्रक्रिया ज्ञापन के तहत सरकार अनुशंसित उम्मीदवारों को इंटेलिजेंसी ब्यूरो से जांच करवा सकती है। तो सरकार की भूमिका यही है कि जो प्रक्रिया ज्ञापन के तहत सरकार अनुशंसित उम्मीदवारों की इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच करवा सकती है उनके बारे में। सरकार कॉलेजियम की पसंद के संबंध में आपत्तियां उठा सकती है और स्पष्टीकरण मांग सकती है। अगर सरकार को लगता है कॉलेजियम सिस्टम के तहत जिस भी न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है उसकी आपत्ति उस पर उठा सकती है, साथ साथ स्पष्टीकरण भी मांग सकती है उनकी नियुक्ति के तहत। हालांकि कॉलेजियम उन्हीं मामलों को सरकार के पास फिर से भेजता है जो सरकार उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य है। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप स्पेसिफिक याद रखना, यही कारण है कि भारत का जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, और कहीं ना कहीं भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्रता भी इसी एवज में देखा जाता है। कहीं इस पर किसी भी तरह से कोई पॉलिटिकल प्रेशर, किसी पॉलिटिकल दबाव को नहीं देखा जाता है, क्योंकि इनकी नियुक्तियां थोड़ा स्वतंत्र रूप से होती हैं, इन्हीं लोग के द्वारा कराई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। हाल ही में संविधान दिवस जो कि 26 नवंबर समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों की भर्ती के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की स्थापना की विचार को प्रस्तुत किया। ठीक है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में अगर बात करें तो जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करने में सुधारात्मक प्रयास है। ओके, जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है का गठन की बात करें तो केंद्रीय न्यायिक सेवा का विचार पहली बार 14वें विधि आयोग 1958 की न्यायिक प्रशासन में सुधार पर रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 312(1) को संशोधित किया गया था। इस संशोधन के तहत संसद को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी AIJS सहित एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया है। वर्तमान में जिला न्यायाधीशों की जो भर्ती है अगर उसकी बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। ये नीतियाँ राज्य अधिकारिता के अंतर्गत आती हैं। ओके, याद रखना कि हाई कोर्ट नाम का अनुशंसा करता है। ठीक है, उसके बाद जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल के सलाह पर जिला जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कराई जाती है। राज्यपाल के द्वारा अनुशंसा किया जाता है संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। चयन प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग SPSC और संबंधित हाई कोर्ट द्वारा संचालित की जाती है, क्योंकि राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पैनल परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार करते हैं और नियुक्ति के लिए उनका चयन करते हैं। निचली न्यायपालिका के जिला न्यायाधीश स्तर के सभी न्यायाधीशों का चयन प्रांतीय सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है, जिसको कि PCS जुडिशरी को आमतौर पर न्यायिक सेवा परीक्षा के रूप में जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है कानूनी सहायता। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम एग्जाम के अकॉर्डिंग ये आप सारा का सारा मामला को देख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये तथ्य था, इसको बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ओके, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये एक सांविधिक निकाय है। इसको प्लीज़ आप नोट डाउन करना शॉर्ट टर्म्स में, यह एक सांविधिक निकाय है। उत्पत्ति की बात करें तो इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। संरचना भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ना CGI और जो सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्षता की काम करते हैं, इन दोनों में आप कन्फ्यूज मत होना। कार्य क्या करता है? यह समाज के
कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करता है और विवादों के सौहार्दपूर्ण माध्यम के लिए लोक अदालतों का आयोजन करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत निम्नलिखित व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र होते हैं। एक महिला या बालक या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य, औद्योगिक मजदूर, दिव्यांग व्यक्ति या कस्टडी में व्यक्ति जो होता है वह निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र होता है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत। इसके साथ ही इसके अलावा वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो या उसके राज्य द्वारा निर्धारित स्तर से कम है, सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह राशि 5 लाख रुपए है। ओके, चलिए कुछ विशेष योजनाएं हैं उसको भी देख लेते हैं। दिशा योजना, इस योजना को न्याय विभाग ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार करना, साथ ही जनता के लिए एकीकृत सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री विकसित करना। इस योजना में निम्नलिखित घटक क्या क्या हैं? न्याय बंधु, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय फ्रेमवर्क तैयार करना। टेली लॉ, सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से जरूरतमंद एवं हाशिए पर स्थित लोगों को कानूनी सहायता के लिए वकील के पैनल से जोड़ना। नेक्स्ट है कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, समाज के कमजोर वर्गों को उनके कानूनी अधिकारों और हक के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना। ठीक है। न्याय मित्र योजना महत्वपूर्ण है, इसे 2017 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य विवादों को कानूनी सहायता प्रदान करके 10 साल के अधिक पुराने लंबित अदालती मामलों का निपटान करने के लिए जिला न्यायपालिका को सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है इसमें सुप्रीम कोर्ट मध्यम आय समूह कानूनी सहायता योजना। इस योजना को सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है। इसके तहत 60,000 रुपये प्रति महीने या 7.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक के आय वाले मध्यम आय वर्ग के लोगों को कानूनी सहायता दी जाएगी। ओके। भारत में कानूनी सहायता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 39A, इसमें यह प्रावधान है कि राज्य उचित कानून बनाकर या योजनाओं के जरिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। याद रखना आर्टिकल 39A। नेक्स्ट है आर्टिकल 22(1), डिटेन किए गए जेल में बंद प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के वकील से परामर्श करने की विधि सहायता लेने का कानूनी प्रावधान। इसके तहत कानूनी सहायता को मान्यता दी जाती है। अब यहाँ पे विशेष आपको क्या याद रखना है, देखिए एक तो होता है आर्टिकल 22(1), एक होता है आर्टिकल 22(2). ये प्रिवेंटिव डिटेंशंस की बात करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशंस के तहत अगर कोई व्यक्ति डिटेन किया गया है तो उस पर आर्टिकल 22(1) और 22(2) लागू नहीं होंगे। ये कहा गया है, ये आर्टिकल 22(3) में कहा गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 3 को पावर देता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशंस के तहत डिटेन किया गया है तो आर्टिकल 22(1) और आर्टिकल 22(2). 22(1) क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को पहले तो आपको कारण बताना होगा कि उसे आप डिटेन क्यों कर रहे हो, साथ ही साथ उसे वकील से परामर्श कानूनी सहायता मिलती है। जो 22(2) है ये होता है कि डिटेन करने के 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्ति को पेश करना होता है। ठीक है, लेकिन ये अधिकार तभी मिलेंगे जब आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया है, डिटेन नहीं किया गया है। ठीक है, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आपको गिरफ्तार किया गया है तो 22(1), 22(2) आप पे लागू नहीं होगा। और ये पावर दिया गया है, ये बात कही गई है आर्टिकल 22(3) में, 22(3) में। ओके, तो थोड़ा सा आप याद रखना, पिछले पार्टों में हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में चर्चा बहुत अच्छे से कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मध्यस्थता अधिनियम 2023। ओके, सो भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में पारित मध्यस्थता विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। अब यह विधेयक कानून बन गया है। इसका उद्देश्य भारत में मध्यस्थता को वैकल्पिक विवाद समाधान, याद रखना, वैकल्पिक विवाद समाधान
के एक पसंदीदा तरीके के रूप में बढ़ावा देगा। जो वैकल्पिक विवाद समाधान अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस जो एडीआर है, एडीआर जो है उन अलग अलग तरीकों के बारे में बताता है जिनका उपयोग करके बिना किसी सुनवाई के विवादों का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे चित्र के द्वारा। भारत में जो एडीआर है यानी वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम क्या क्या है। भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 या मध्यस्थता सुलह संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लागू किया गया है। ठीक है, संस्थागत मध्यस्थता की सुविधा हेतु न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर NDIAC की स्थापना के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 पारित किया गया। वाणिज्य न्यायालय अधिनियम 2015 वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों का प्रावधान करता है। मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते के लिए मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशंस एक यूनिफॉर्म समक्ष फ्रेमवर्क है। अब देखिए जो 5 एडीआर हैं, पहला तो इसमें समझौता वार्ता निगोशिएशंस। यह पारंपरिक रूप से संबंधित पक्षकारों और उसके वकीलों के बीच प्रत्यक्ष आधार पर संपन्न होता है। इसमें तटस्थ तृतीय पक्ष शामिल नहीं होता है। दूसरा है मीडिएशंस, एक बहुत ही लचीली प्रक्रिया है। इसे विवाद के दौरान किसी भी समय प्रणाली प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है सहयोगी कानून कोलैबोरेशंस लॉ। इसके तहत दोनों पक्षकारों का प्रतिनिधित्व एक सहयोगी वकील द्वारा किया जाता है और दोनों पक्षकार मुकदमा नहीं करने के लिए सहमत होते हैं। नेक्स्ट है मध्यस्थता। इसके तहत साक्ष्य की प्रस्तुति के बाद एक तटस्थ मध्यस्थ द्वारा निर्णय दिया जाता है जिसे पांचाट भी कहा जाता है। ठीक है, एक है सुलह। इसके तहत एक तटस्थ तृतीय पक्ष द्वारा संबंधित पक्षकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर बातचीत कर समाधान के विकल्प प्रदान किए जाते हैं। तो समझ गए कि ये 5 एडीआर क्या हैं। तो इनको प्लीज़ आप थोड़ा सा माइंड रखना और स्पेसिफिक रूप से जो वैकल्पिक विवाद समाधान 5 हैं इनको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मध्यस्थता विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो मध्यस्थता को परिभाषित करता है। क्या? मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें मध्यस्थता, मुकदमा पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामूहिक मध्यस्थता, सुलह या समान अर्थ की कोई पदावली शामिल हो। इसके तहत संबंधित पक्ष तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं एवं तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता। संबंधित पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सिविल या वाणिज्यिक विवादों का न्यायालय या किसी अधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए समाधान करने का प्रयास करें। मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता संबंधित पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि अपने सिविल वाणिज्यिक विवादों का न्यायालय या किसी अधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए समाधान करने का प्रयास करें। ठीक है, मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद। केंद्र सरकार ऐसे विवादों की सूची संशोधन कर सकती है। इस सूची में निम्नलिखित विवाद शामिल हैं: नाबालिगों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों से संबंधित विवाद, दंडनीय जो कि क्रिमिनल फौजदारी अपराध के अभियोजन से जुड़े विवाद, और तीसरा पक्ष के अधिकारों को प्रभावी करने वाले विवाद आदि। तो आप समझ गए कि जो मध्यस्थता विधेयक 2023 है इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या इसका समाज में इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, मध्यस्थता किए जाने के समय सीमा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से मामला पूछा जा सकता है। तो इसे 120 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस समय सीमा को पक्षों की सहमति से 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। एक पक्ष 2 सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट सकता है। न्यायालय से संबंधित मध्यस्थता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। समझ में आ गया? चलिए,
भारतीय मध्यस्थता परिषद एमसीआई की स्थापना। सो इसका जो एक अध्यक्ष होगा, 2 पूर्णकालिक सदस्य जो कि मध्यस्थता या एडीआर का अनुभव रखने वाले हों, सुलह कराने का अनुभव जो कि 5 प्रकार का हमने देखा, उसके अनुभवी व्यक्ति हों, जो 2 पूर्णकालिक मेंबर होंगे। एक अंशकालिक सदस्य जिसमें विधि सचिव या व्यय सचिव शामिल हों, और 3 पदेन सदस्य। तो मामला यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको प्लीज़ आप मेमोरी में रिकॉल करना। नेक्स्ट है लोक अदालत। लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण है, ठीक है। जो लोक अदालत है यह एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के तहत पारंपरिक अदालती प्रणाली के बाहर विवादों को सुलझाने के विधि तरीके शामिल होते हैं। इस तंत्र में न्यायपालिका पर मुकदमों के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही विवादों को हल करने के लिए त्वरित, वहनी और अधिक सौहार्दपूर्ण माध्यम प्रदान किया है। लोक अदालत से जुड़े मुख्य जो तथ्य हैं, स्थापना, इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। ये आपको डेट स्पेसिफिक याद रखना है। इसका गठन अलग अलग स्तरों पर किया गया है, अर्थात राष्ट्रीय लोक अदालत, राज्य प्राधिकरण स्तर, उच्च न्यायालय स्तर और जिला न्यायालय स्तर और तालुका स्तर। राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालत नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है। इस स्तर पर एक ही दिन में पूरे देश के लोक अदालत आयोजित की जाती हैं। ओके, मोबाइल जो कि सचल लोक अदालत भी आयोजन किया जाता है, तो ये भी आप याद रखना। क्षेत्राधिकार, लोक अदालत न्यायालयों से लंबित विवाद मामलों या मुकदमों से पहले के चरण के मामले में सुनवाई करते हैं। अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामले सिविल मामला, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, बंटवारा, संपत्ति संबंधी विवाद, श्रम विवाद आदि तथा ऐसे मामले जो गंभीर प्रकृति के नहीं हैं। आप प्लीज़ याद रखना कि लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ तक है। सिविल मामला, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, बंटवारा जो कि संपत्ति संबंधी विवाद भी हो सकता है, श्रम विवाद आदि जो मामले हैं ये लोक अदालतों के तहत आते हैं। शक्तियाँ क्या हैं? लोक अदालतों को वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय को मिली है। याद रखना, लोक अदालत की जो शक्ति है वो सिविल न्यायालय की शक्ति के बराबर है। इसके निर्णय अंतिम होते हैं और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। महत्वपूर्ण है, लोक अदालत की जो भी फैसला होगी बाध्यकारी होगी, शक्ति सिविल न्यायालय के बराबर होती है। इसके निर्णयों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं किया जा सकता है। ये जो 3 पॉइंट है इसको प्लीज़ आप याद रखना। पहला तो सिविल न्यायालय के बराबर पावर है, इसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा कि ये पक्षकारों पर बाध्य होता है, ठीक है। क्लियर? तो इन 3 सेगमेंट को आप प्लीज़ नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है मॉडल जेल अधिनियम 2023। मॉडल जेल अधिनियम 2023, ठीक है। सो केंद्र सरकार ने एक विस्तृत मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार किया है। यह आज़ादी के पहले से लागू जेल अधिनियम 1884 का स्थान लेगा। यहाँ से मामला यह पूछा जा सकता है कि जो केंद्र सरकार एक विस्तृत मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार किया है, यह आज़ादी के पहले से जो लागू जेल अधिनियम 1894 है उसका स्थान ये लेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मॉडल जेल अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन कौन से उपबंध शामिल हैं? अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना, कैदियों को पैरोल या फरलों पर रिहा करना तथा सजा की कमी करने का प्रावधान किया गया है। पैरोल किसी कैदी को सशर्त रिहा करने की एक प्रणाली है। इसमें एक निश्चित समयावधि के लिए सजा को निलंबित कर दिया जाता है। लंबी अवधि के कारावास के मामले में कैदी को फरलों पर रिहा किया जाता है। किसी कैदी को दी गई फरलों की अवधि को उसकी सजा कमी या के रूप में देखा जाता है। जमानत बेल का आशय किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त की अस्थायी रिहाई है। जमानत उस अवधि के लिए दी जाती है जब मामला कोर्ट में लंबित हो अथवा निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई हो। तो इसके लिए एक निश्चित धनराशि मामले के अनुसार न्यायालय में जमा करनी होती है। तो आप समझ गए पैरोल क्या है, फरलो क्या है और बेल क्या है। और जो
मॉडल जेल अधिनियम 2023 है। यह किसका जगह लेगा? सो जेल अधिनियम 1894 का। ये आपको प्लीज़ स्पेसिफिक याद रखना है, ठीक है, क्लियर। सुधार और पुनर्वास करना, सो कैदियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ठीक है। कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, उनका कौशल विकास बढ़ाना, बेहतर रक्षा और सुरक्षा के लिए बात करें तो महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग जेल की व्यवस्था का प्रावधान करना इसके तहत है। अन्य उपाय की बात करें तो खुली एवं अर्ध खुली जेलों के प्रावधान करना, अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैदियों की सुनवाई करने जैसे प्रावधान भी शामिल है इसमें, ठीक है। जेल अधिनियम 1894 का जेल अधिनियम भारत में जेलों के प्रबंधन और उसके प्रशासन से संबंधित पहला कानून था, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जेल सुधार समिति, सो सर अलेक्जेंडर कार्ड्यूस समिति जो कि 1919 और 20 में आई थी, मुल्ला समिति 1980 से 83 के मध्य की है, तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। जेल से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय, सो सातवीं अनुसूची जेल या उसमें विरुद्ध व्यक्ति कैदी सूची 2 की प्रविष्टि 4 के तहत राज्य सूची का विषय है। याद रखना कि 7वीं अनुसूची के तहत जेल या जेल में जो व्यक्ति है वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। जेलों कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपसे पूछा जा सकता है, जो जेल है, जेल में कैदी है, वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 39A, इसमें अभियुक्तों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख है। ओके, थोड़ा सा इसको भी आप याद रखना। कैदियों के अधिकारों से संबंधित न्यायिक निर्णय, सो मोहम्मद गियासुद्दीन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद 1977। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों की स्थापना और जेलों में बंद कैदियों के इलाज के महत्व को मजबूती से समर्थन किया। प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासनवाद 1980। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति के हाथ पैर को बेड़ी यानी जंजीर से बांधने की कोई अनिवार्यता नहीं है। शीला वर्से बनाम महाराष्ट्रवाद 1983, यह केस जेलों में बंद महिला कैदियों के साथ होने वाली हिंसा यानी हिरासत में हिंसा से संबंधित था, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा याद रखना। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, चलिए लास्ट होने वाला है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। अनुच्छेद 142, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि वह अनुच्छेद 142 के तहत किसी दंपत्ति के तलाक को सीधे मंजूरी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यदि पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि वह सुलह होने के संभावना बची ही नहीं है, तो वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत निर्धारित अवधि की प्रतीक्षा किए बिना सीधे तलाक की मंजूरी दे सकता है, आर्टिकल 142 के पावर से। आर्टिकल 142 से संबंधित जो न्यायिक निर्णय है अभी तक, प्रेमचंद गर्गवाद 1962, इस निर्णय में अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को प्रयोग करने के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई थी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशंस बनाम भारत संघ वर्ष 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अनुच्छेद 142 के व्यापक दायरे का उल्लेख करते हुए पीड़ितों के लिए मुआवजे का आदेश देता है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस बनाम भारत संघवाद 1998। इस निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियाँ पूरक के रूप में हैं। इन शक्तियों को मूल कानून को बदलने या उस पर प्रभावी होने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 142 ने सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया है कि वह दो पक्षों के बीच ऐसी स्थिति में पूर्ण न्याय करे जहां कभी कानून या विधान कोई समाधान नहीं दे सकता। यानी आप समझ लो आर्टिकल 142 जो है ना, 142 ये सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी शक्ति देती है कि जिस पे कोई कानून या कोई विधान नहीं बना वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट अपनी विचारधारा के अनुसार, अपने शोध के अनुसार फैसला दे सकती है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नार्को एनालिसिस टेस्ट, सो हाल ही में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में कथित आरोपी का नार्को टेस्ट कराने की मांग की। नार्को टेस्ट की अगर बात करें, देखिए किस में क्या मामला था, कौन किया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नार्को टेस्ट होता क्या ये जान लेते हैं। सो नार्को टेस्ट में सोडियम
पेंटोथल नामक एक दवा को संबंधित व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। सोडियम पेंटोथल जो है को ट्रूथ सीरम भी कहा जाता है। सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य वाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि किसी भी व्यक्ति को नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ टेस्ट उसकी सहमति के बिना नहीं दिया जा सकता। याद रखना आप, यह निर्णय निम्नलिखित मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। अनुच्छेद 20(3) अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। हालांकि नार्को एनालिसिस रिपोर्ट को न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अनुसार यदि कोई अभियुक्त स्वेच्छा से कोई जानकारी प्रदान करता है, भले ही वह नार्को टेस्ट के द्वारा प्राप्त की गई हो और पुलिस अधिकारी को पहले से पता चल चुके किसी तथ्य से उसका स्पष्ट रूप मिलता होता है, तो उस जानकारी को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एओआर जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, भारतीय विधिक प्रणाली में वकील अधिवक्ता की अलग श्रेणी होती है। वे सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत होते हैं और उसमें ही वादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही अधिकृत किए जाते हैं। अधिवक्ता अधिनियम के तहत 2 प्रकार के अधिवक्ताओं का प्रावधान किया गया है, वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शीर्ष न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते हुए जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रणाली का प्रावधान किया है। सुप्रीम कोर्ट के नियमावली 2013 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं। केवल एआरओ ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई भी केस या दस्तावेज दाखिल करने के पात्र होते हैं। कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी एआरओ के बिना सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होने का हकदार नहीं है। ये दोनों डिफरेंस, ये दोनों लाइन प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स योजना 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। फास्ट ट्रैक जो स्पेशल कोर्ट योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का कार्यान्वयन कानून और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग करता है। इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जाता है। ज्ञातव्य है कि निर्भया फंड का उद्देश्य देश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स विशेष मामलों के प्रति समर्पित अदालतें हैं। इसमें त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के गठन का आधार बना। उल्लेखनीय है कि इन अधिनियम में बलात्कार के अपराधियों के लिए मृत्युदंड सहित कठोर दंडों का प्रावधान किया गया है। ओके, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से जुड़े हुए हैं। ठीक है। नारी अदालत। ठीक है। नारी अदालत योजना मिशन शक्ति के तहत संबल उप योजना का एक हिस्सा है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन संचालित है। मिशन शक्ति का लक्ष्य महिलाओं की सुरक्षा, रक्षा, सशक्तिकरण को मजबूत करना है। नारी अदालत ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले कम जघन्य प्रकृति के मामले जैसे उत्पीड़न, अधिकारों की कटौती आदि को हल करने के लिए महिलाओं को एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करती है। ओके, लास्ट है जस्टिस क्लास। यह एक इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम है। इसे हाई कोर्ट के न्यायालय परिसरों में स्थापित किया गया है। यह पहल हितधारकों को न्यायालय से संबंधित प्रमुख मापदंडों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा यह न्यायालय से संबंधित डेटा के बारे में पर्याप्त सूचना प्रदान करके लोगों को जागरूक करने का भी कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। यह IJR का तीसरा संस्करण है। इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट
ने जारी किया है। इसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, दक्ष विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे कई नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों के सहयोग से जारी किया गया है। यह रिपोर्ट प्रत्येक राज्य के प्रमुख न्याय वितरण तंत्रों, न्यायपालिका, पुलिस, जेल, विधिक सहायता को क्षमतावान बनाने में उसकी प्रगति का आकलन करती और रैंक प्रदान करती है।